जी देखिए हमारी मेहनत कितनी सुंदर लग रही है। इस बार हम बाजार में सबसे अच्छे नींबू बेचेंगे। मुझे विश्वास है कि इन नींबुओं से हम गुड़िया और कुकू के लिए पूरे साल का अनाज खरीद पाएंगे। हाँ रानो, जंगल के सभी पक्षी नजर बट्टू बनाने के लिए हमसे ही नींबू खरीदेंगे। हमारे बच्चों के अच्छे दिन आने वाले हैं। बाजार में हलचल थी। हरिया तोता और बंटी कबूतर बात कर रहे थे। रानो अपनी टोकरी में नींबू सजाकर वहां पहुंचने वाली थी। बंटी भाई, मुझे रानो की दुकान से ताजे नींबू लेने हैं। सुना है उसके नींबू बहुत रसीले हैं। मैं अपने घर के दरवाजे पर टांगूंगा ताकि मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल हरिया, रानो बहुत मेहनती है, हमें उसी से सामान खरीदना चाहिए। कालू कौवा दूरबीन से बाजार का नजारा देख रहा था। उसे रानो की संभावित सफलता से जलन हो रही थी। उसके पास तांत्रिक गिद्ध बैठा था। गिद्ध महाराज, अगर रानो के सारे नींबू बिक गए तो वो जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाएगी। आपको कुछ करना होगा। आपके अंधविश्वास के जाल में सब फंसते हैं। चिंता मत करो कालू, मैं ऐसी अफवाह फैलाऊंगा कि कोई रानो के नींबू को छूने से भी डरेगा। उसका फल ही उसकी बर्बादी बनेगा। शाम को तांत्रिक गिद्ध ने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। वह एक ऊंची डाल पर बैठा नाटक कर रहा था, जैसे उस पर कोई आत्मा आ गई हो। सावधान जंगलवासियों, सावधान। मुझे अभी अभी दिव्य दृष्टि से पता चला है कि रानो चिड़िया की जमीन शापित है। उसके खेत में उगने वाले नींबू नजर उतारते नहीं बल्कि बुरी आत्माओं को बुलाते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? हम तो वही नींबू खरीदने वाले थे। मूर्ख मत बनो। जो भी रानो का नींबू अपने घर ले जाएगा उसका घर बर्बाद हो जाएगा। वो नींबू जहर है, अशुभ है। रानो बड़े उत्साह से बाजार में अपनी नींबू की टोकरी लेकर बैठी थी। उसे गिद्ध की अफवाह के बारे में पता नहीं था। हरिया तोता और बंटी कबूतर वहां से गुजरे। आइए हरिया भाई, देखिए कितने ताजे नींबू हैं। ले जाइए, आपके घर की रक्षा करेंगे। दूर रखो अपने ये मनहूस नींबू। तुम हम सबको बर्बाद करना चाहती हो। गिद्ध महाराज ने सब बता दिया है। ये शापित नींबू है। शापित? आप क्या कह रहे हैं? मैंने इन्हें अपने खून पसीने से उगाया है। चलो यहाँ से, कहीं इसकी परछाई भी ना पड़ जाए। सभी ग्राहक रानो को हिकारत भरी नजरों से देखकर चले गए। रानो की आंखों में आंसू आ गए। रानो और टुन्नू बिना एक भी पैसा कमाए घर लौटे। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। गुड़िया और कुकू भूख से रो रहे थे। माँ, आप तो बाजार गई थी ना, खाना कहाँ है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। समाज के अंधविश्वास ने हमारी रोजी रोटी छीन ली बेटा। वो लोग हमारे सोने जैसे नींबू को मिट्टी समझ रहे हैं। मैं क्या करूं? कोई मेरा सच सुनने को तैयार नहीं है। सब उस ढोंगी गिद्ध की बातों में आ गए हैं। समय बीतता गया। कोई खरीदार ना मिलने के कारण रानो के पेड़ पर लगे सारे नींबू पककर नीचे गिरने लगे। वे जमीन पर परे परे सड़ने लगे थे। वहां से अजीब सी खट्टी गंध आ रही थी। रानो और टुन्नू बस बेबसी से अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख रहे थे। देखिए रानो, जिसे हम अपना खजाना समझ रहे थे, आज वो कचरा बन गया है। ये नींबू नहीं सड़ रहे टुन्नू जी, ये जंगल वालों की बुद्धि सड़ गई है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में मजे से खाना खा रहे थे। तांत्रिक गिद्ध भी वहाँ मौजूद था। वाह गिद्ध महाराज, क्या चाल चली है आपने। रानो के घर में अब खाने को कुछ नहीं बचा। सुना है वो लोग भूखे मर रहे हैं। डर का व्यापार सबसे अच्छा चलता है गोरी। जब तक वे डरते रहेंगे मेरा राज चलता रहेगा। और रानो के वो खट्टे नींबू अब उसी को मुबारक हो। रानो के घर में भूख का कहर टूट पड़ा था। बच्चे अब रो भी नहीं पा रहे थे। वे बस निढाल पड़े थे। रानो से उनकी हालत देखी नहीं गई। वो बाहर गई और जमीन से कुछ सड़े हुए पिलपिले नींबू उठाकर लाई। उठो बच्चों, थोड़ा सा रस पी लो। माँ, ये तो बहुत खट्टा और कड़वा है, मुझसे नहीं खाया जा रहा। खा लो मेरे लाल, इसे दवाई समझकर खा लो। हमारे पास अनाज नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो यही जहर पीना होगा।
बच्चे उस अत्यधिक खट्टे और खराब हो चुके नींबू को खाते हुए रो रहे थे। रानो और टुन्नू एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। ये अंधविश्वास की सबसे क्रूर सजा थी। उसी रात जंगल में भयानक तूफान आया। बिजली कड़की और तांत्रिक गिद्ध की गुफा जो ऊंचे पहाड़ पर थी पर गिर गई। गुफा में आग लग गई। गिद्ध अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागा। बचाओ बचाओ, मेरा घर जल रहा है। भागते समय गिद्ध का पैर फिसला और वो कांटों वाली झाड़ियों में पूरी तरह गिर गया। उसके सारे जादुई ताबीज और मालाएं टूटकर बिखर गईं। सुबह सारे पक्षी गिद्ध के पास जमा हुए। वो घायल पड़ा था। हरिया तोता ने देखा कि गिद्ध के पास से कालू कौवे का दिया हुआ इनाम भी गिरा पड़ा है। अरे ये तो कालू कौवे का सामान है। गिद्ध महाराज, आप तो कहते थे कि आपके पास दिव्य शक्ति है, फिर आप खुद को क्यों नहीं बचा पाए? मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। ये सब कालू के कहने पर मैंने रानो को बर्बाद करने के लिए झूठ बोला था। रानो के नींबू शापित नहीं है। सच्चाई जानकर सभी पक्षियों को अपनी गलती और मूर्खता पर बहुत शर्म आई। हरिया तोता और बाकी पक्षी अनाज और फल लेकर रानो के घर पहुँचे। रानो अपने बीमार बच्चों के पास बैठी थी। हमें माफ कर दो रानो बहन, हमने सुनी सुनाई बातों और अंधविश्वास में आकर एक मेहनती माँ के पेट पर लात मारी। हम तुम्हारे सारे नींबू खरीदेंगे, चाहे वो सूख ही क्यों ना गए हों। मेरे नींबू तो अब खाद बन गए हरिया भाई, और मेरे बच्चों ने भूख में वही सरे नींबू खाए हैं। याद रखना, बुरी नज़र नींबू में नहीं होती। बुरी नज़र तो दूसरों की तरक्की से जलने वालों की सोच में होती है। आज के बाद कभी किसी अफवाह पर भरोसा मत करना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अंधविश्वास और अफवाहें किसी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और मेहनत का सम्मान करें। सुंदरवन के जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे जंगल में दाना पानी खत्म हो गया था। रानो चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से तड़प रहे थे। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है। माँ, पिताजी अभी तक खाना क्यों नहीं लाए? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शांत रहो और थोड़ा धैर्य रखो। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ले आएंगे। आप लोग थोड़ा पानी पी लो, यह तुम्हारी प्यास को बुझाएगा और तुम्हें थोड़ी ताकत देगा। माफ करना रानो, आज तो पूरा जंगल छान मारा, लेकिन एक भी नरम दाना नहीं मिला, सब सूख गया है। रानो अपने बच्चों की हालत देख नहीं पा रही थी। उसने खुद भोजन तलाशने का फैसला किया और जंगल के उस पार जाने लगी जहां अक्सर इंसान पिकनिक मनाने आते थे। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखना। मैं जानती हूँ कि यह एक कठिन समय है, लेकिन आज मुझे हर हाल में किसी भी कीमत पर उनके लिए भोजन ढूंढना ही होगा। रानो उड़ते उड़ते पिकनिक वाली जगह पहुंची। वहां उसे जमीन पर कुछ सख्त सूखे हुए मक्के मिले, लेकिन वे पत्थर जैसे कड़क थे। तभी उसकी नज़र पास पड़े एक पुराने प्रेशर कुकर पर पड़ी। गिल्लू गिलहरी वही पास के पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी और फुदक कर नीचे आ गई। रानो दीदी, ये लोहे का डिब्बा और पत्थर जैसे दाने बेकार हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं गिल्लू, जरा ध्यान से देखो, ये कूड़ा नहीं है, मेरे लिए यह एक उम्मीद है। ये मक्के के दाने अभी सख्त हैं, लेकिन अगर मैं इसे इस डिब्बे में पानी के साथ उबालूंगी तो वे नरम हो जाएंगे और मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगी। पर दीदी, ये बहुत भारी है, आप इसे कैसे ले जाएंगी? तुम सही कह रही हो, यह मेरे लिए बहुत भारी है। हमें टुन्नू जी की मदद लेनी होगी। तुम जल्दी से जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ, हम दोनों मिलकर इसे ले जाएंगे। कुकर भारी था, इसलिए रानो और टुन्नू ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे घसीटते हुए नदी के किनारे तक पहुंचाया। रानो ने उसमें पानी भरा और वो सूखे मक्के डाल दिए। रानो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? हमने आज तक ऐसा खाना नहीं बनाया। मेरे प्यारे टुन्नू, आप बस मेरे ऊपर और इस नए तरीके पर भरोसा रखिए।
हम इसे सही तरीके से करेंगे। आप चिंता मत करो, बस मेरे लिए सूखी और अच्छी लकड़ियाँ जमा कीजिए ताकि हम तेज आग जला सके। रानो ने पत्थरों का चूल्हा बनाया और उस पर कुकर रख दिया। नीचे आग जला दी। थोड़ी देर बाद कुकर के अंदर भाप बनी और अचानक सीटी बजी। चुप चुप चुप, सीटी। माँ, ये कैसी आवाज है? ये बर्तन तो चिल्ला रहा है। डरो मत बेटा, ये कोई चिल्लाहट नहीं है, ये खुशबू वाली सीटी है। इसका मतलब है कि हमारे कठोर दाने अंदर पक रहे हैं और बहुत जल्द ही हमारा स्वादिष्ट खाना तैयार होने वाला है। उबले हुए मक्के की सौंधी खुशबू हवा में फैलने लगी। हवा के साथ मक्के की खुशबू कालू और गोरी तक पहुंची। गोरी, क्या खुशबू है! ऐसा लगता है रानो के घर दावत चल रही है। लेकिन जंगल में तो सूखा पड़ा है। रानो के पास खाना कहाँ से आया? और वो सीटी की आवाज कैसी थी? जरूर रानो को कोई जादुई बर्तन मिल गया है जो हवा से खाना बनाता है। हमें वो चाहिए। जंगल का शिकारी चील खुशबू सूंघकर वहां आ गया। रानो के बच्चे खाना खाकर मोटे ताजे हो जाएंगे। आज रात मैं उन पर हमला करूंगा। रानो ने कुकर खोला। मक्के के दाने फूलकर बड़े और एकदम नरम हो गए थे। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट भर गया। रात को थकावट के कारण रानो और उसका परिवार गहरी नींद में सो गया। तभी कालू कौवा चुपके से आया और कुकर उठाकर ले गया। वही कालू और गोरी बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, बर्तन जादुई है तो उसमें मेहनत करने की क्या जरूरत। गोरी, आज हम शाही खाना खाएंगे। इसमें कंकर और नीम की पत्तियां डाल दो। ये जादू से उन्हें मिठाई बना देगा। ठीक है, लेकिन इसमें पानी डालना है क्या? अरे नहीं, जादुई बर्तन को पानी की क्या जरूरत, बस आप जलाओ। मूर्खता में उन्होंने कुकर में बिना पानी के कंकर भर दिए और ढक्कन बंद करके तेज आग पर रख दिया। उसी वक्त शिकारी चील रानो के घोंसले की तरफ झपट्टा मारने के लिए नीचे आ रही थी। उसकी नजर रानो के बच्चों पर थी। तभी कालू के घोंसले में रखे कुकर में बर्दाव बढ़ने लगा क्योंकि उसमें पानी नहीं था। आज इन चिड़िया के बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। कुकर का सेफ्टी वॉल्व फट गया। ढक्कन गोली की तरह ऊपर उड़ा और सीधा चील को जा लगा। बाप रे, ये कैसा हमला है! भागो यहाँ से। चील डरकर रानो के बच्चों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। धमाके की आवाज सुनकर रानो, टुन्नू और सारे पक्षी कालू के पेड़ के नीचे जमा हो गए। कालू और गोरी धुएं से काले हो चुके थे। उनका घोंसला टूट गया था। कालू भैया, आप ठीक तो हैं? ये क्या हो गया? आपने ये क्या किया? आपने हमारे कुकर का इस्तेमाल क्यों किया और उसमें क्या डाल दिया था? रानो, तुम्हारा बर्तन खराब है। इसने खाना नहीं बनाया बल्कि धमाका कर दिया। नहीं कालू भैया, ये कोई जादू नहीं था और ना ही ये खराब हुआ है। ये विज्ञान है। ये कुकर भाप के दबाव पर काम करता है और खाना पकाने के लिए इसमें सही मात्रा में पानी और सही तरीका चाहिए होता है। आपने सिर्फ लालच में आकर बिना सीखे, बिना जानकारी के इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। और देखो, तुम्हारे इसी धमाके ने अनजाने में मेरे बच्चों की जान बचा ली क्योंकि चील डरकर भाग गई। कालू ने शर्म से सिर झुका लिया। उस दिन सबने सीखा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती। सुंदरवन में भयानक सूखा पड़ा था। रानो चिड़िया का घर बहुत पुराना और टूटा हुआ था। अंदर सन्नाटा था। सिर्फ बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज भी हम भूखे ही सोएंगे? माँ, थोड़ी सी खिचड़ी दे दो ना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आंखों के तारों, बस थोड़ा सा और इंतजार करो। तुम्हारे पिताजी टुन्नू इस समय जरूर कहीं से तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढ रहे होंगे। वो आते ही होंगे। तब तक ये गर्म पानी पी लो। इससे तुम्हारे छोटे पेट को थोड़ी शांति मिलेगी और तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए लगेगा कि कुछ अंदर गया है। विश्वास रखो, माँ तुम्हें इस हाल में भूखा नहीं सोने देगी। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने पक्के घर में ढेर सारा अनाज जमा करके बैठे थे। वे मजे से दावत उड़ा रहे थे।
सुनिए, वो रानो आई थी उधार मांगने, मैंने उसे भगा दिया। अपना जमा किया हुआ खाना हम किसी को क्यों दें? बिल्कुल सही किया गोरी। इस सूखे में जो जिसके पास है वो उसी का है। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। टुन्नू चिड़ा, रानो का पति, हताश होकर सूखी नदी के किनारे बैठा था। उसे पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला था। हे भगवान, मैं कैसा पिता हूँ। आज भी खाली हाथ घर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। तभी वहाँ जंगल के राजा महाराजा मयूर मोर आते हैं। टुन्नू, तुम इतने उदास क्यों हो? महाराज, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। महाराज मयूर ने सभी पक्षियों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। कालू, गोरी, रानो और टुन्नू सब वहाँ मौजूद थे। साथियों, काली घाटी की गुफा में एक जादुई बीज है। जो उसे लाएगा उसके घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। गोरी, वो जादुई बीज तो मैं ही लाऊंगा। फिर हम उसे रानो को महंगे दाम में बेचेंगे। मैं जाऊंगी महाराज, मैं एक माँ हूँ और इस दुनिया में अपनी संतानों की भूख से बड़ा कोई खतरा नहीं है। अपने बच्चों के लिए, उनकी मुस्कान और संतुष्टि के लिए मैं सिर्फ आग से ही नहीं बल्कि मृत्यु के द्वार से भी गुजर सकती हूँ। आप बस मुझे आशीर्वाद दें। रानो और कालू दोनों काली घाटी की तरफ उड़ चले। कालू बहुत तेज था, लेकिन रानो की हिम्मत कम नहीं थी। अरे रानो, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकती, हटो रास्ते से। कालू ने जानबूझकर रानो को हवा में टक्कर मारी। आह! कालू भैया, आप तो मेरे भाई जैसे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? इस विपदा में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि राह में रोड़े डालने चाहिए। टक्कर लगने से रानो नीचे कटीली झाड़ियों में गिर गई। उसके पंख छिल गए और खून निकलने लगा। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती। कटीली झाड़ियों का ये दर्द मेरे बच्चों की भूखी निगाहों के दर्द से कहीं कम है। गुड़िया और कुकू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्हें मेरी ज़रूरत है। एक माँ को कोई दर्द नहीं रोक सकता। मुझे उठना होगा, हर हाल में उड़ना होगा। रानो लंगड़ाते हुए झाड़ियों से बाहर निकली और फिर से उड़ने की कोशिश करने लगी। गुफा के अंदर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसके पास 2 पोटलियाँ थीं, एक चमकदार सोने की और एक साधारण मिट्टी की। कालू पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। तुम्हें क्या चाहिए, ये सोने की पोटली या ये मिट्टी की पोटली? अरे बुढ़े, मुझे ये सोने वाली पोटली दे, मुझे अमीर बनना है। कालू पोटली छीनकर भाग गया। बाबा, मुझे सोने से कोई मोह नहीं है। सोना पेट नहीं भर सकता, सिर्फ लालच बढ़ा सकता है। मुझे बस ऐसा बीज दे दीजिए जिससे मेरे प्यारे बच्चों का पेट भर सके और उनके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आ सके। मुझे अमीरी नहीं, बच्चों का भोजन चाहिए। मैं ये साधारण लेकिन ज़रूरी मिट्टी की पोटली लूँगी। लौटते समय भयंकर तूफान आ गया। हे हवाओं, मुझे मत रोको। आज एक माँ को घर पहुँचने से कोई तूफान नहीं रोक सकता। रानो ने घर आकर नम आँखों से बीज बोया। हे धरती माँ, मेरी ममता की लाज रखना। सुबह वहाँ मैगी का जादुई पेड़ उगाया। खुशबू सूंघकर बच्चे जाग गए और लटकती लताओं को देख हैरान रह गए। माँ, इतनी अच्छी खुशबू, क्या हम इसे खा सकते हैं? हाँ बच्चों, ये जादुई भोजन है। रानो ने तुरंत वो लताएं तोड़ी और घर के अंदर ले गई और जंगल के मसालों के साथ पकाकर स्वादिष्ट मैगी तैयार कर दी। रानो, इसकी महक से तो मेरी भी भूख बढ़ गई है। लाओ, मैं बच्चों के लिए केले के पत्ते बिछा देता हूँ। रानो ने गरम गरम भाप निकलती हुई मैगी को केले के पत्तों पर परोसा। आ जाओ बच्चों, खाना तैयार है, गरम है, फूंक फूंक कर खाना। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। कुकू और गुड़िया ने जैसे ही उस लच्छेदार भोजन का पहला निवाला मुंह में लिया, उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। माँ, ये तो बहुत रसीला है। ये मुंह में जाते ही घुल रहा है और ये कितना मसालेदार है। माँ, आप और पिताजी भी खाइए ना, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। तुम लोग खाओ बेटा,
तुम्हारा पेट भरते देख हमारा पेट अपने आप भर गया। उस दिन रानो की झोपड़ी में हंसी और पेट भरने की संतुष्टि थी। रानो और टुन्नू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनकी तपस्या सफल हो गई थी। दूसरी तरफ कालू और गोरी ने लालच में अपनी सोने की पोटली खोली। अब हम अमीर बनेंगे। वो पोटली खोलती है, तभी वो देखता है और कहता है, अरे ये क्या? पोटली में से सिर्फ काली राख और धुआं निकला। कालू और गोरी का चेहरा और काला हो गया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। ये तो सिर्फ राख है। और उधर देखो, रानो के घर से कैसी खुशबू आ रही है। कालू और गोरी पेड़ देखकर जल भुन रहे। तभी मयूर महाराज वहां आ पहुंचे। महाराज, ये पेड़ मेरा है। रानो ने मेरा बीज चुराया है। झूठ। ये पेड़ रानो की ममता से उगा है। तुम्हारे लालच को राख मिली और रानो के त्याग को भोजन। कालू भैया, लड़िए मत, आप भी हमारे साथ खाइए। रानो का बड़प्पन देख कालू शर्मिंदा हुआ और फिर मजे से जादुई मैगी खाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बारिश ना होने के कारण रानो चिड़िया का तरबूज का खेत सूख रहा था। उसके पति टुन्नू चिड़ा बीमार थे और एक चारपाई पर लेटे थे। टुन्नू जी, अगर आज पानी नहीं मिला तो हमारे सारे तरबूज खराब हो जाएंगे। फिर हम आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? रानो, आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बस बच्चों का ख्याल रखना। रानो उड़कर पास के गांव में सोनाबुल के पास जाती है। सोनाबुल घास खा रहा था। सोना भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा खेत सूख रहा है। मुझे नदी से पानी लाने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है। रानू बहन, मैं मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती है। क्या बदले में मुझे मीठे तरबूज मिलेंगे? हाँ भाई, फसल कटने पर सबसे बड़ा तरबूज आपका होगा। तालू कौवा और भुल्ला चील पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहे थे। उन्हें रानो की मेहनत से जलन हो रही थी। भुल्ला भाई, अगर इस सांड ने रानो की मदद कर दी तो रानो की फसल पच जाएगी। हमें कुछ करना होगा। तुम सही कह रहे हो कालू। मेरे पास एक लाल रंग का कपड़ा है। सांड को लाल रंग देखकर बहुत गुस्सा आता है। हम उसका फायदा उठाएंगे। सोनाबुल अपनी पीठ पर पानी के बड़े ड्रम लाद कर ला रहा था। रानो उसे रास्ता दिखा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। शाबाश सोना भाई, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मेरे बच्चे गुड़िया और कुकू आपको देखकर बहुत खुश होंगे। जैसे ही सोनाबुल खेत के पास पहुंचा, भुल्ला चील ने ऊपर से एक भड़कीला लाल कपड़ा सोनाबुल की आंखों के सामने गिरा दिया। ये क्या है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? लाल रंग देखकर सोनाबुल का दिमाग घूम गया। वो गुस्से में पागल हो गया और इधर उधर भागने लगा। पागल हुआ सोनाबुल रानो के खेत में घुस गया। उसने अपनी लातों से तरबूजों को कुचलना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, सोना भाई रुक जाइए, कृपया रुकिए। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी उम्मीदें सब बर्बाद हो जाएंगी। हमारे पास टुन्नू जी के इलाज के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब मजा आया। रानो की सारी अकड़ निकल जाएगी। गुड़िया और कुकू डर के मारे एक कोने में छिपे थे। सोनाबुल उनकी तरफ ही दौड़ रहा था। बीमार टुन्नू चेरा उन्हें बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। बच्चों भागो, यहाँ से दूर हट जाओ। टुन्नू ने बच्चों को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन सोनाबुल की टक्कर से वो दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सोनाबुल का गुस्सा शांत हुआ। जब उसने देखा कि उसने क्या कर दिया है तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग गया। खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। टुन्नू जी, आंखें खोलिए प्लीज। देखिए, इस पागलपन में हमारा सब कुछ लुट गया। अब हम क्या करेंगे? ना फसल बची और ना ही आपके इलाज के लिए पैसे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। रोते रोते रानो की नजर एक पत्ते के नीचे पड़ी। वहाँ मलबे के बीच में सिर्फ एक तरबूज सही सलामत बचा था। शायद ईश्वर ने यही एक उम्मीद बाकी रखी है
मुझे इसे ही अपनी आखिरी उम्मीद समझना होगा। मैं अभी इसे लेकर बाजार जाऊंगी और इसे बेचकर किसी भी तरह टुन्नू जी के लिए दवा और कुछ खाने का इंतजाम करूंगी। रानो वो आखिरी तरबूज लेकर बाजार गई। कोई ये तरबूज ले लो, मेरे पति टुन्नू चिरा बहुत बीमार हैं और उनकी जान खतरे में है। ये मेरे खेत का आखिरी और सबसे मीठा फल है, कृपया इसे खरीदकर मेरी मदद कीजिए। चल हट यहाँ से, इतनी गंदी चिड़िया से हम फल नहीं खरीदेंगे, पता नहीं सड़ा हुआ है या क्या। रानो निराश होकर लौटने वाली थी, तभी वहाँ हरिया तोता और डॉक्टर कबूतर आ गए। उन्हें रानो की हालत देखकर तरस आ गया। रानो बहन, आप रोइए मत, ये तरबूज मैं खरीदूंगा। और डॉक्टर कबूतर, कृपया आप अभी मेरे साथ चलिए, टुन्नू भाई को आपकी जरूरत है। जरूर हरिया। रानो, आपका ये आखिरी तरबूज आपके पति की जान बचाएगा, हिम्मत मत हारिए। डॉक्टर कबूतर ने टुन्नू का इलाज किया और वो अब खतरे से बाहर थे। हरिया तोता ने उस तरबूज की अच्छे दाम दिए थे, जिससे घर में राशन आ गया। रानो, खेत तो उजड़ गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा ये साहस ही हमारी असली दौलत है। हाँ टुन्नू जी, जब तक हम दोनों साथ हैं और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम हार नहीं मानेंगे। खेत उजड़ा है तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से बीज बोएंगे और फिर से इस धरती को हरा भरा कर दिखाएंगे। कालू कौवा और भुल्ला चील अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। वहीं पास में वो लाल कपड़ा पड़ा था, जिसे उन्होंने सोना बुल को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया था। वाह बुल्ला भाई, क्या दिमाग लगाया आपने। वो बेवकूफ सांड पागल हो गया और रानो की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब रानो दाने दाने को तरसेगी। हाँ कालू, अब इस जंगल में सिर्फ हमारा राज होगा। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। सोना बुल, जो अपनी गलती पर पछता रहा था, वहाँ खड़ा सब सुन रहा था। उसकी नजर उस लाल कपड़े पर पड़ी। तो ये तुम दोनों की चाल थी? तुमने मेरा इस्तेमाल किया और उस गरीब चिड़िया का घर उजाड़ दिया। सोना बुल ने गुस्से में उस पुराने सूखे पेड़ को टक्कर मारी। पेड़ कालू और बुल्ला के ऊपर गिरने ही वाली थी कि वे जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन वो कांटों वाली झाड़ियों में जा गिरे और बुरी तरह जख्मी हो गए। रानो और टुन्नू अपने टूटे हुए खेत को देख रहे थे। तभी सोना बुल वहां वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। रानो बहन, मुझे माफ कर दीजिए। उन दुष्टों ने मुझे लाल कपड़ा दिखाकर भड़का दिया था। मैंने अनजाने में आपका बहुत नुकसान किया है। सोना भाई, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप तो बस मदद करने आए थे। हमें उन दुष्टों की चाल समझनी चाहिए थी। बहन, जो नुकसान हुआ है उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उसे सुधार जरूर सकता हूँ। मैं आज से ही आपके खेत की जुताई करूंगा और नदी से रोज पानी लाऊंगा, वो भी बिना किसी फल के। हम फिर से खेती करेंगे। शुक्रिया सोना भाई। अगर हम सब मिल जाएं, तो ये खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। सोना बुल ने अपनी पीठ पर बच्चों गुड़िया और कुकू को बैठाया और खुशी खुशी काम में लग गया। रानो ने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। बिजली कड़क रही थी। जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर बूढ़ा उल्लू बाबा बैठे थे। उनके पंजे में एक सुनहरा चमकता हुआ बीज था। यह बीज कोई साधारण बीज नहीं है। इसमें सदियों की भूख मिटाने की ताकत है, लेकिन यह सिर्फ उसी के पास फलेगा जिसका दिल सोने जैसा साफ होगा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। कालू कौवा वहां छिपकर देख रहा था। अरे, बाबा के पास वो क्या चमक रहा है? जरूर कोई खजाना है। मुझे कल पता लगाना होगा। उल्लू बाबा ने वो बीज अपनी झोली में छिपा लिया और उड़ गए। कालू देखता रह गया। जंगल में भयानक सूखा पड़ा था। रानो चिड़िया के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था।
उसके बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से बिलख रहे थे। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कुकू और गुड़िया, अपने नन्हे हाथों से अपने पेट को मत मसलो। तुम्हारी माँ का कलेजा फट रहा है तुम्हें इस हाल में देखकर। तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ लाएंगे। आसमान में उड़ते हुए पंछियों को ईश्वर कभी भूखा नहीं सुलाता, बस हमें थोड़ा धैर्य और विश्वास रखना होगा। आंसू पोंछ लो मेरे बच्चों, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। माँ, कल भी हम भूखे सोए थे, क्या आज भी हमें खाना नहीं मिलेगा? दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी के घर में ढेर सारा अनाज और फल जमा थे, लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहते थे। सुनिए जी, रानो के बच्चे बहुत रो रहे हैं, हमारे पास तो बहुत खाना है, क्या थोड़ा उन्हें दे दे? खबरदार गोरी, अगर तुमने एक दाना भी किसी को दिया, ये अकाल का समय है, हमें अपना पेट भरना है, दूसरों का नहीं। अपना खाना छिपा कर रखो। रानो अपने बच्चों का रोना नहीं देख पाई और खुद भोजन की तलाश में निकल पड़ी। वो तपती धूप में यहाँ वहाँ भटक रही थी। हे ईश्वर, आज एक माँ की ममता का इम्तिहान है। मुझे अपने लिए महल या सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे बस इतना सामर्थ्य दे कि मैं अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। तपती धूप और सूखा मेरे पंखों को थका सकता है, पर मेरी हिम्मत को नहीं। बस 2 दाने अनाज के कहीं दिखा दे प्रभु, ताकि मेरे बच्चों की बिलखती आवाज़ें शांत हो सकें। बेटी, ओ बेटी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे प्राण निकल रहे हैं। बाबा, ये एक टुकड़ा मुझे मिला है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं क्या करूँ? रानो का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि बच्चे तो फिर भी एक रात निकाल लेंगे, लेकिन ये बाबा मर जाएंगे। ये लीजिए बाबा, आप इसे खा लीजिए, ईश्वर मेरे बच्चों की रक्षा करेगा। उल्लू बाबा ने वो टुकड़ा खाया और अपनी झोली से एक चमकीला सुनहरा बीज निकाला। बेटी, तुम्हारी ममता महान है, ये साधारण बीज नहीं है, इसे अपने आंगन में लगा देना, ये तुम्हारी सारी भूख मिटा देगा। रानो घर लौटी। टुन्नू चुरा खाली हाथ वापस आ चुके थे और बच्चे रो रो कर सो गए थे। रानो ने वो बीज आंगन की मिट्टी में दबा दिया। रानो, ये तुम क्या कर रही हो? बच्चे भूख से सोए हैं और तुम बागवानी कर रही हो। टुन्नू जी, मुझे उस बाबा के आशीर्वाद पर भरोसा है, चलिए हम भी पानी पीकर सो जाते हैं। रानो ने बीज तो बो दिया था, लेकिन घर के हालात बहुत बुरे थे। बच्चे भूख से रोते रोते सोए थे, लेकिन रानो और टुन्नू की आंखों में नींद नहीं थी। रानो, मुझे लगता है हमने गलती कर दी। वो रोटी का टुकड़ा बच्चों को दे देते तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिल जाती। एक बीज से पेट कैसे भरेगा? टुन्नू जी, हिम्मत मत हारिए। मैंने सुना है कि जब हम अपनी जरूरत भूलकर किसी और की मदद करते हैं तो कुदरत हमें कभी खाली हाथ नहीं रहने देती। काश आपकी बात सच हो रानो। मैं एक पिता हूँ, बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सहारा देकर आंसू बहाते रहे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर आंगन में मिट्टी के नीचे जादू शुरू हो चुका है। जब सब सो रहे थे तभी चमत्कार हुआ। जमीन के अंदर से सुनहरी रोशनी निकली। वह बीज तेजी से बढ़ा और एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ पर पत्तों की जगह लंबी पीली और गर्मा गर्म मैगी लटक रही थी। हवा में मसालों की खुशबू फैल गई। सुबह मसालों की महक से बच्चों की नींद खुली। उन्होंने बाहर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। माँ, पिताजी, देखो, मैगी का पेड़, गर्मा गर्म मैगी। हे ईश्वर, ये तो चमत्कार है। उल्लू बाबा सच कह रहे थे। पूरे परिवार ने पेट भरकर स्वादिष्ट मैगी खाई। उनकी भूख और गरीबी मिट गई।